नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू कर चुका है न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण या ये कहिए कि आरक्षण के अंदर कौन सी जाति आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा ले रही है, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। पहले हम उनका ट्वीट सुनाते हैं, फिर हम आपको कड़ी दर कड़ी बताते चले जाएंगे कि बिहार में खासकर चूंकि बात संतोष सुमन से शुरू हुई है, तो बिहार के सरकारी नौकरी में आरक्षित श्रेणी के लोगों के बीच में, जातियों के बीच में किस श्रेणी के पास सरकारी सेवाएं अधिक है, किसकी हिस्सेदारी अधिक है, किसकी हिस्सेदारी कम है और किसकी भागीदारी अधिक होनी चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि आज की तारीख में यह आरक्षण की लड़ाई कहां से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई। लेकिन सबसे पहले हम आपको संतोष सुमन, हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तब भी समर्थन किया था, आज भी करते हैं। आखिर 79 वर्ष की आजादी के बाद यह सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को कितना मिला और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े कौन से लोग आज भी इससे वंचित हैं। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए वर्गीकरण की व्यवस्था पहले भी हुई है। सामान्य वर्ग के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था बनी। पिछड़े वर्गों में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा की अलग पहचान की गई। जब एक ही बड़े सामाजिक वर्ग के भीतर वास्तविक वंचितों तक लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जा सकती हैं, तो फिर दलित समाज के भीतर यह देखना क्यों गलत है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। दलित समाज का कोई एक रूप वर्ग नहीं है, उसके भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है। यदि कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लगातार अधिक प्राप्त कर रही हैं और कुछ आज भी पीछे है, तो उन तक अवसर पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार को उसके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना है। आरक्षण बचाना है तो उसकी पहुंच भी न्यायपूर्ण बनानी होगी। आरक्षण रहे लेकिन उसका लाभ सबसे वंचित तक पहुंचे, यही सामाजिक न्याय है। संतोष सुमन कहते हैं कि 2024 में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए सुझाव दिया था, उस समय भी हमने इसका स्वागत किया था और समर्थन दिया था। गौरतलब है कि ईवी चिनैया वर्सेज आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। दरअसल ये पूरा मसला इस बात को लेकर है कि जो आरक्षण मिल रहा है, 50% सीटें आरक्षित हैं सरकारी सेवा में, सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थान में। उन आरक्षित सीटों में एक जाति, एक परिवार विशेष के लोगों को ही लगातार मौका मिल रहा है। जो पॉलिटिक्स में भी जो सीटें आरक्षित है लोकसभा विधानसभा के लिए, उसमें भी कुछ एक जातियां और कुछ एक परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लिहाजा जो इस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं, समय समय पर उनके अंदर एक कसमसाहट उठती है। संतोष सुमन जिस जाति से आते हैं वो मांझी मुसहर समुदाय है। बिहार की दलित आबादी में इसकी हिस्सेदारी 3.08% की है। बिहार की आबादी में इसकी हिस्सेदारी 3.08% की है। 54.56% मुसहर अत्यंत गरीब की श्रेणी में आते हैं। गरीब नहीं, अत्यंत गरीब, एकदम मार्जिनल। 96.3% संतोष सुमन जिस जाति से आते हैं उस जाति के 96.3% लोग भूमिहीन हैं, घर बनाने के लिए भी उनके पास जमीन नहीं है। और 0.18% ही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सके हैं। 45% मुसहरों की आबादी अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। ऐसे में यह सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है कि 80 साल, तकरीबन 80 साल आजादी के बाद बीत गए, जो सदियों से, जो जैसा कहा जाता है, सदियों से जो सामाजिक रूप से
विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, उसको आगे लाने के लिए, उसको गति देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। उस आरक्षण का लाभ वास्तव में उन पिछड़ों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा जो सदियों से पीछे छूटे हुए थे। धोबी समाज की आबादी 0.83% बताई जाती है और सरकारी सेवा में इनकी हिस्सेदारी 3.14% की है। हम दलित समाज के अंदर की बात कर रहे हैं। दुसाध या पासवान जिसको हम लोग समझते हैं, इनकी आबादी 5.31% की है और सरकारी सेवा में इनकी हिस्सेदारी 1.44% की बताई जाती है। चर्मकार चमार जाति की आबादी 5.26% है और सरकारी सेवा में इनकी हिस्सेदारी 1.20% की मानी जाती है। जाहिर सी बात है कि जिसकी आबादी कम है उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आबादी अधिक रहने के बावजूद मुसहर जैसी जाति विकास की इस रोशनी तक पहुंचने में नाकाम रही, या यह कहें कि विकास की यह रोशनी, आरक्षण रूपी रोशनी, मुसहरों के बीच में पहुंचने में नाकाम है। लिहाजा जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में पिछड़ा और अति पिछड़ा का एक खेमा बनाया गया, जनरल कम्युनिटी में ईडब्ल्यूएस का एक खेमा बनाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक आधार पर कमजोर रह गए हैं, उनको कुछ मदद दी जाए, उनको थोड़ा सा सहायता दिया जाए। वैसे ही संतोष सुमन की मांग है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन में भी उपवर्गीकरण हो। जो अधिक प्राप्त किए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से हट जाएं, अन्यथा एक व्यवस्था हो जिसके तहत उनको अब सुविधा न मिले, सुविधा उनको मिले जो अभी तक इस सुविधा तक नहीं पहुंच पाए हैं या जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठाए हैं। पिछड़ों की अगर बात करें तो बिहार सरकार में सर्वाधिक संख्या यादव जाति की है और सर्वाधिक सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी पिछड़ी जमात से यादव जाति के हैं। तकरीबन 2.89 लाख, मतलब 2,90,000 यादव जाति के लोग बिहार सरकार में नौकरी करते हैं। लेकिन यही प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो ये बहुत पीछे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। 1.55% ही यादव जाति के लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिला है। वहीं दूसरी ओर कुर्मी जाति की आबादी 2.5% के आसपास है और सरकारी सेवा में इनकी हिस्सेदारी 3.11%, यादवों से लगभग दुगना या यकीनन यादवों से दुगना। कुशवाहा की आबादी यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है पिछड़ी जमात में, तकरीबन 5-6% की इनकी आबादी है, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी हिस्सेदारी 2.04% की है। और समेकित रूप से वैश्य समुदाय की हिस्सेदारी बिहार सरकार के सरकारी नौकरी में 1.96% की है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अचानक ये आरक्षण का बवंडर उठा कैसे? होता यह है कि आप जो करना चाहते हैं वही नहीं होता, आप जो करते हैं उसके कारण कई घटनाएं हो जाती हैं। याद कीजिए 20 जून से 20 जुलाई, तकरीबन 25 जुलाई तक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन शिक्षा में सुधार को लेकर, नीट पेपर लीक कांड को लेकर था। उसी प्रदर्शन के दरमियान कुछ एक छात्र इस बात को लेकर भी नारेबाजी किया, कुछ छात्र इस बात को भी उठाना शुरू किए कि कब तक यह आरक्षण मिले, आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं हो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको आरक्षण से वंचित करके उन तक लाभ पहुंचाया जाए जो पीछे रह गए हैं, जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है। एक वकालत इस बात की भी हुई कि 80 साल बीत गए आजादी के, आरक्षण की समीक्षा हो और इसको, इसके जातिगत आधार के ब्रैकेट को बड़ा किया जाए, या ये कहिए कि इसके आधार के परिभाषा को फिर से परिभाषित की जाए।
21 अगस्त को, इस साल 21 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ का आंदोलन चला। तकरीबन 50,000 लोग जुटे इस बात को लेकर कि अब आरक्षण की समीक्षा कीजिए और आरक्षण हटाइए। चूंकि आरक्षण जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं रहा है और गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। साथ ही साथ मेरिट वाले लोग आरक्षण के कारण वंचित रह जा रहे हैं। वहां से ये जो आंधी निकली 21 अगस्त से, उसके बाद चिराग पासवान इसमें कूदे, जिनके पिता भी सांसद थे, जिनके चाचा भी सांसद विधायक थे, जिनके भाई भी सांसद थे, जिनके बहनोई भी सांसद हैं और जो स्वयं भी सांसद और मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि जब तक चिराग जिंदा है इस देश में कोई आरक्षण को छू नहीं सकता। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, निश्चित तौर पर आरक्षण कोई खैरात नहीं है। आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत जो समाज के विकास में, देश के विकास में जिनका योगदान न्यूनतम है, उनके योगदान को बढ़ाया जाए। लेकिन किसी एक समुदाय, किसी एक परिवार का आरक्षण पर लगातार काबिज रहना, सुविधाओं पर लगातार काबिज रहना, यह कहां तक न्यायोचित है? संतोष सुमन आज इसी सवाल को उठा रहे हैं। सवाल यहीं समाप्त होने वाला नहीं है, लोग अब इस पर बोलेंगे। आरक्षण आज की तारीख में एक खुली बहस का विषय बन गया है। चूंकि जो आरक्षित वर्ग है उसके अंदर इस बात की कुलबुलाहट हो रही है कि किसी एक परिवार को, किसी एक जाति के लोग ही इसका ज्यादा लाभ उठा रहे हैं और जो वंचित थे वो वंचित ही रह गए। और जो अनारक्षित हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमसे ज्यादा कमजोर कोई है नहीं। मैं सवर्ण समाज से आता हूं, पटना में किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन मेरे साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति जो कि पिछड़ी जाति से है या दलित जाति से है, जिसका पटना में 4 मकान है, जिसके दिल्ली में मकान है, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में, जिसके दादाजी सरकारी नौकरी में, जिसकी मां सरकारी नौकरी में, वो लड़का कम नंबर लाके भी सरकारी नौकरी और सरकारी उच्च शिक्षक शैक्षणिक संस्थान में नामांकन का हकदार होगा और हम ज्यादा नंबर लाकर भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आग सुलगाई, उस आग की दिशा अब आरक्षण की ओर जाती हुई दिख रही है।